आज हम सीखेंगे कक्षा 8वीं का गणित अध्याय 2 घातांक से पूर्णांकों की घात के बारे में। पूर्णांकों की घात के बारे में जानने से पहले हम आखिर पूर्णांक संख्याएं क्या है इसके बारे में देख लें। कक्षा 7वीं में आपने पढ़ा है कि धनात्मक संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं और शून्य को मिलाने से बना संग्रह पूर्णांक संख्याओं का समूह होता है। पूर्णांक संख्याओं को हम आई या जेड द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अर्थात ऐसा समूह देखते हैं आप जिसमें धनात्मक संख्याएं भी है, ऋणात्मक संख्याएं भी है और शून्य भी शामिल है। तो उस स्थिति में संख्याओं के ऐसे समूह को हम क्या कहेंगे? पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। पूर्णांक संख्याएं जिसे हम आई से दर्शाते हैं, आप देख रहे हैं शून्य के बाईं ओर ऋणात्मक संख्याएं को लिखा गया है और शून्य के दाईं ओर धनात्मक संख्याएं को लिखा गया है। तो यह समूह जो देख रहे हैं आप, वो पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। सीधा सीधा बात यह है कि ऐसे संख्याओं का समूह जिसमें धनात्मक संख्याएं भी हो, ऋणात्मक संख्याएं भी हो और शून्य भी शामिल हो, तो उस स्थिति में वो सभी संख्याएं पूर्णांक संख्याएं कहलाएगा। पूर्णांक संख्याओं को समझने के बाद हम पूर्णांकों की घात को देखें। सर्वप्रथम हम देखते हैं धनात्मक संख्याओं से संबंधित घातांकीय सवालों को। धनात्मक संख्याओं से संबंधित कुछ घातांकीय सवालों को पहले हल कर लेते हैं, उसके बाद ऋणात्मक संख्याओं से संबंधित घातांकीय सवालों को हल करेंगे। जैसा देख रहे हैं यहाँ पर आप, 2 पूरे की घात है 3, जहाँ 2 आधार है और 3 घातांक है। इसका मतलब यह हुआ कि 2 को हमको कितने बार गुणा करना है? 3 बार गुणा करना है। तो 2 की घात 3, 2 गुणित 2 गुणित 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। तो ये था आपका धनात्मक संख्याओं से संबंधित घातांकीय सवाल। कुछ और उदाहरण देखें। 3 पूरे की घात है 2, जहाँ 3 आधार है और 2 घातांक है। इसका यह मतलब है कि 3 को हमको 2 बार गुणा करना है। 3 गुणित 3, 3 तिया हो जाएंगे फिर 9। एक और धनात्मक संख्याओं से संबंधित घातांकी सवाल की उदाहरण, 3 पूरे की घात है 3, यहाँ आधार भी 3 है और घातांक भी 3 है। 3 को हमको 3 बार गुणा करेंगे तो 3 गुणित 3 होगा, तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27 होगा। तो ये तो था धनात्मक संख्याओं से संबंधित घातांकी सवाल एवं उसकी कुछ उदाहरण। क्या होगा यदि आधार ऋणात्मक हो? जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ 2 देखे थे आधार और 3 देखे थे आधार, तो उस स्थिति में ये सभी धनात्मक संख्याएं था। अब देखें क्या होगा यदि आधार ऋणात्मक हो। कुछ सवाल हल करके देखें। जैसे कि हम देखते हैं ऋण 1 आधार है और उसके घातांक है 2। ऋण 1 पूरे के घात 2, इसका मतलब हुआ ऋण 1 को 2 बार गुणा करना है, जैसे यहाँ गुणा करके दिखाया गया है। ऋण 1 गुणित ऋण 1, यहाँ कैसे हुआ ये देखें। चिन्हों का जब आपस में गुणा किया जाता है तो उसको किस प्रकार से गुणा करते हैं देख लीजिएगा। धन को गुणा करेंगे यदि धन से तो उत्तर आएगा धन, ऋण को यदि गुणा करेंगे ऋण से तो उत्तर आएंगे धन, और धन को गुणा करेंगे ऋण से तो उत्तर आएंगे ऋण, और ऋण को गुणा करेंगे धन से तो उत्तर आएंगे ऋण। इन सभी चिन्हों का गुणा को आप कुछ इस तरह से याद कर सकते हो। यदि समान चिन्हों का आपस में गुणा करना पड़े तो उस स्थिति में उसका गुणा सदैव धनात्मक में आएगा। जैसे कि आप देख रहे हैं समान चिन्ह है धन और धन, तो उसका उत्तर आया धन, और ऋण समान चिन्ह है तो उसका गुणा आया धन। अर्थात आप यह याद रख सकते हैं, समान चिन्हों का जब आपस में गुणा किया जाता है तो उत्तर सदैव धनात्मक होती है, और असमान चिन्हों का जब गुणा करते हैं तो उत्तर ऋणात्मक में आती है। ठीक उसी प्रकार यहाँ दूसरे उदाहरण को देखें। ऋण 1 पूरे के घात है 3, जब घातांक 3 है तो यहाँ आधार को हमको कितने बार गुणा करना पड़ेगा? 3 बार गुणा करना पड़ेगा। जैसे देख रहे हैं ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1, तो ऋण 1 और ऋण 1 दोनों को गुणा करेंगे तो आएगा धन 1, यहाँ ऋण 1 और बचा है। अब 1 का गुणा ऋण 1 के साथ करेंगे, एक धनात्मक है दूसरा ऋणात्मक है तो उसका उत्तर ऋणात्मक में आएगा। आप जानते हैं 1 को 1 से गुणा करने पर कितना आता है? 1 आता है। तो उस स्थिति में 1 गुणित ऋण 1 हो जाएंगे ऋण 1। ऋणात्मक आधार से संबंधित कुछ और उदाहरण हम देखते हैं। ऋण 1 है और पूरे के घात है 4, तो ऋण 1 को हम 4 बार गुणा करेंगे। ऋण 1 गुणित ऋण 1 गुणित ऋण 1, ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा पहले कर लेते हैं, उसके बाद ये दोनों ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा करेंगे, इसलिए यहाँ मंझला कोष्ठक के रूप में दर्शा दिए गए हैं। दोनों का गुणनफल पहले ज्ञात किए हैं, फिर इन दोनों का गुणनफल पहले ज्ञात किया गया है। तो ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा होगा 1, ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा हो जाएंगे फिर 1, और 1 और 1 का गुणा हो जाएगा 1। तो अभी अभी आपने देखा ऋण 1 की घात यदि 4 हो तो उसका उत्तर आएगा धन 1 में। अगला उदाहरण देखें। ऋण 1 पूरे के घात है 5, 1 को हम 5 बार गुणा करेंगे, तो पहले दो संख्याओं का
हम गुणा कर लें तो यहाँ ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा किया गया है 1, ऋण 1 और ऋण 1 का गुणा किया गया है तो 1। अब यहाँ ऋण 1 बचा था तो उसको लिखा गया है। अब 1 गुणित 1 हो जाएगा 1 और इस 1 का गुणा पुनः ऋण 1 से करेंगे तो कितना आ जाएगा ऋण 1। तो अभी-अभी आपने देखा ऋण 1 की घात जब 2 था उसका गुणा करने पर आया था धन 1 और ऋण 1 की घात 3 था तो उसका गुणा करने पर आया ऋण 1 और ऋण 1 की घात 4 है उसका गुणा करने पर आया धन 1 और ऋण 1 की घात 5 है तो उसका गुणा करने पर आया है ऋण 1। आपने इन ऋणात्मक घात वाली संख्याओं का जब गुणा कर रहे थे तो ध्यान दिया होगा कि जब हम ऋण 1 का घात सम संख्या है तब उसका मान कितना आता है 1। जैसे ऋण 1 की घात 2 था तो उसको उत्तर आया था 1 और ऋण 1 की घात 4 था तो उसका उत्तर आया था धन 1। उसी प्रकार जब ऋण 1 का घात विषम संख्या है तब उसका मान किसमें आया है ऋण 1 होता है। तो आपने देखा जब ऋण 1 का घात सम संख्या है तब उसका मान 1 में आ रहे थे और ऋण 1 का घात विषम संख्या है तब उसका मान किस में आ रहा था ऋण 1 में आ रहा था। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि ऋण 1 की घात यदि सम संख्या हो तो उसका उत्तर सदैव धनात्मक में आएगा और ऋण 1 की घात यदि विषम संख्या दिखे तो उसका उत्तर आएगा हमेशा ऋण 1। तो याद रखेंगे आप ऋण 1 की घात सम संख्या बराबर 1 और ऋण 1 की घात विषम संख्या बराबर ऋण 1। आपने सीखा ऋण 1 की घात यदि सम संख्या हो तो 1 आ रहे हैं और ऋण 1 की घात विषम संख्या है तो ऋण 1 आ रहे हैं। इसी प्रकार कुछ उदाहरणों पर चर्चा करते हैं। ऋण 1 की घात आप देखते हो 25, चूंकि 25 जो है विषम संख्या है इस प्रकार इसका जो उत्तर है किस में आएगा ऋण में आएगा तो ऋण 1 हो जाएंगे। ऋण 1 की घात 25 बराबर हो जाएंगे ऋण 1। ऋण 1 की घात 50, 50 जो कि सम संख्या है तो इसका उत्तर धनात्मक में आएगा। ऋण 1 की घात 50 बराबर हो जाएंगे 1। ऋण 1 की घात 143 है, चूंकि 143 जो है एक विषम संख्या है इसलिए उसका उत्तर ऋणात्मक में आएगा। अर्थात ऋण 1 की घात विषम संख्या बराबर हो जाएंगे ऋण 1। इसी प्रकार से आप भी इस पर विचार करिए कि ऋण 1 की घात 144 हो तो इसका उत्तर धनात्मक 1 में आएगा या ऋणात्मक 1 में आएगा, या आप बता सकते हैं ऋण 1 की घात 159 का मान कितना होगा, धनात्मक 1 आएगा या ऋणात्मक 1 में आएगा। अब निम्नांकित पर विचार करें। यदि आपके पास हो ऋण 5 तो उसको आप लिख सकते हो ऋण 1 गुणित 5, क्योंकि ऋण 1 गुणित 5 करने की स्थिति में कितना आएगा ऋण 5। अर्थात ऋण 5 को हम ऋण 1 गुणित 5 के रूप में लिख सकते हैं क्योंकि 5 एकम 5 अर्थात यहाँ सामने ऋण है तो ऋण 5। यहाँ देखें ऋण 5 पूरे के घात है 4, ऋण 5 जो है आधार है और 4 जो है घातांक है। ऋण 5 को अभी हमने लिख कर दिखाया कि ऋण 5 को ऋण 1 गुणित 5 के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ ऋण 5 को लिखा गया है ऋण 1 गुणित 5 और ये पूरे के घात हो जाएंगे 4। इसको कुछ इस प्रकार से पढ़ेंगे ऋण 1 गुणित 5 पूरे के घात 4। अब जब यहाँ पूरे के घात 4 है तो एक घातांक में सूत्र रहता है जिसको आप याद कर सकते हैं a गुणित b पूरे के घात यदि m है, ध्यान दें a गुणित b पूरे के घात m है तो उसका उत्तर आएगा a के घात m गुणित b के घात m। तो ठीक इसी प्रकार से ऋण 1 गुणित 5 पूरे के घात 4 को भी हल कर सकते हैं। ऋण 1 पूरे के घात 4 गुणित हो जाएंगे 5 के घात 4। ऋण 1 के घात 4 अभी आपने पढ़ा ऋण 1 की घात सम संख्या हो तो उसका उत्तर धनात्मक में आता है। तो ऋण 1 की घात 4 1, ऋण 1 की घात क्या दिखाई दे रहे हैं आपको सम संख्या तो उसका उत्तर आएगा 1। तो ऋण 1 की घात 4 बराबर हो जाएंगे 1 और गुणा है 5 की घात 4 के साथ तो उसको ज्यों का त्यों लिखा गया है। अब 1 का गुणा 5 की घात 4 के साथ करते हैं तो 5 की घात 4 5 की घात 4 ही रहेगा, क्योंकि किसी भी संख्या को आप 1 से गुणा करते हैं तो क्या प्राप्त होता है वही संख्या प्राप्त होता है। हम पढ़ रहे हैं पूर्णांकों की घात। पूर्णांकों की घात के कुछ और उदाहरण यहाँ आपके सामने है। ऋण 27 पूरे के घात 13 है तो ऋण 27 को आप लिख सकते हो ऋण 1 गुणित 27 पूरे के घात 13, क्योंकि ऋण 1 गुणित 27 करोगे तो कितना आएगा ऋण 27। तो हमने जो कोष्टक में था अर्थात आधार था उसको ऋण 1 गुणित 27 के रूप में लिखा और इस प्रकार के सवालों को आप इस सूत्र से हल कर सकते हो a गुणित b पूरे की घात m बराबर a की घात m गुणित b की घात m होता है। तो यहाँ हो जाएगा ऋण 1 पूरे की घात हो जाएंगे 13 और 27 की घात 13। ऋण 1 की घात 13
13 जो कि विषम संख्या है, इसलिए हम ऋण 1 की घात 13 के स्थान पर क्या ले सकते हैं, ऋण 1। चूंकि आपने पढ़ा है ऋण 1 की घात विषम संख्या हो तो उस स्थिति में उसका मान ऋणात्मक में आएगा। तो ऋण 1 की घात 13 विषम संख्या है, तो यहाँ आ जाएंगी ऋण 1 गुणित ज्यों का त्यों लिखेंगे यहाँ 27 की घात 13 को। अब ऋण 1 का गुणा करेंगे 27 की घात 13 के साथ, तो क्या लिख सकते हो आप, ऋण 27 की घात 13, या इसको लिख सकते हो ऋण कोष्टक में 27 पूरे की घात 13। कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं, इसको ध्यान दें विशेष तौर पर। ऋण 1 का गुणा कर रहे हैं 27 की घात 13 से, तो आप लिख सकते हो ऋण 27 की घात 13, या ऋण कोष्टक में करके लिख सकते हो आप 27 पूरे की घात 13। पूर्णांकों की घात का एक और उदाहरण लेते हैं ताकि हमको और ज़्यादा स्पष्ट होते जाए कि पूर्णांकों की घात को किस प्रकार से हल करते हैं। आप देखते हैं ऋण m पूरे की घात है 16। ऋण m को लिख सकते हैं हम ऋण 1 गुणित m, फिर पूरे की घात कर देंगे आप 16। ऋण 1 गुणित m a गुणित b पूरे की घात m की तरह ही है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करके इसको इस प्रकार से लिखेंगे, ऋण 1 पूरे की घात 16 गुणित m पूरे की घात 16। ऋण 1 पूरे की घात है 16, 16 जो कि क्या है, सम संख्या है। ऋण 1 की घात सम संख्या हो तो उसका उत्तर आता है धन 1 में, तो ऋण 1 की घात 16 बराबर लिखेंगे 1 गुणित हो जाएगा m की घात 16। 1 का गुणा m की घात 16 के साथ करेंगे तो हो जाएगा m की घात 16। तो इस प्रकार से आप पूर्णांकों की घात को अच्छी तरह से सीख चुके हैं, और आगे हम इसी पूर्णांकों की घात का प्रयोग करते हुए प्रश्नावली के सवालों को भी हल करेंगे।